OLE, the utopian world of online education. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू OLE इकोनॉमिक्स। हम लोगों ने बैंक्स का टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which deals in deposits and lending purposes. So बैंक क्या है? बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि आपके डिपॉजिट्स और लेंडिंग पर्पस को या लेट्स से लेंडिंग फंक्शंस को कैरी फॉरवर्ड करता है। कोई भी बैंक हमेशा ऑथोराइज्ड या लेट्स से गवर्न होगा आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या सेंट्रल बैंक। इन आवर केस वी हैव RBI, that is Reserve Bank of India. So any financial institution formed by government or RBI which deals in deposits and lending purposes is bank. अगर आपको याद होगा उसमें हम लोगों ने प्राइमरी फंक्शंस को खत्म कर दिया था। प्राइमरी फंक्शंस में हम लोगों ने पहला पढ़ा था डिपॉजिट्स। एनीवन कैन डिपॉजिट देयर मनी इन फाइनेंशियल बैंक and bank will give some interest on that deposit amount. सेकेंड जो हम लोगों ने उसका फंक्शन पढ़ा था वो था lending purposes. किसी को अगर लोन चाहिए किसी एक पर्पस के लिए, लेट्स से कार, फॉर बाइंग अ कार, और लेट्स से फॉर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, फॉर एजुकेशन पर्पसेस, सो ही और शी कैन गो टू बैंक एंड आस्क फॉर लोन। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली सेविंग से थोड़ा ज़्यादा होगा। एंड हेयर कम्स द एक्चुअल टाइप और लेट्स से पार्ट ऑफ द वर्किंग कि बैंक कैसे अपना रेवेन्यू या प्रॉफिट कमाता है। तो बैंक क्या करता है, बैंक हम लोगों से जब हम लोग सेव करते हैं तब हम लोगों का इंटरेस्ट वो कम रखता है, और जब हम लोग लेंडिंग पर्पस के लिए या लोन पर्पस के लिए उसके पास जाते हैं तो वो हम लोगों से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब दोनों के बीच में, दैट इज सेविंग इंटरेस्ट और लोन इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है, दैट इज देयर रेवेन्यू और यू कैन से प्रॉफिट। सो दिस इज हाउ बैंक फंक्शंस एंड these are the primary functions of a bank. थर्ड फंक्शन जो एक हम लोगों ने और पढ़ा था वो था कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या है? जब हम लोग लोन मांगते हैं तब वो डायरेक्टली पूरा अमाउंट उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और सिर्फ इंटरेस्ट उसी पे चार्ज होता है, उसी अमाउंट पे चार्ज होता है जितना हम लोग वहां से निकालते हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव followed and gone through the previous lecture. So today we will start the second or secondary functions of bank. Let's start. So today we are starting with the secondary functions of banks. Students, again I am telling you, primary functions हमेशा पहले लिखिएगा। Whenever they are asking, that is examiner is asking about the functions of bank, start with the primary functions. Never write secondary functions at first. No, कभी भी पहले सेकेंडरी फंक्शंस मत लिखिएगा, हमेशा स्टार्ट विद द प्राइमरी फंक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस में जो पहला आता है वो है आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। नाउ व्हाट इज दिस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? एक छोटा सा एग्जांपल, सपोज मिस्टर एक्स हैज एन अकाउंट एंड इन हिज अकाउंट ही हैज 10,000 rupees and he wants, let's say, 15,000 rupees for some objective. Let's say he wants 15,000 rupees for something, for some specific purpose. Now he has amount of 10,000 but wants 15,000. So a shortage of 5,000 is there in his account. तो अब इस केस में क्या होगा? अब इस केस में ये होगा कि वो बैंक के पास जाएंगे और कहेंगे कि मेरे अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए है और मुझे आप 5,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर दीजिए। सो ही विल आस्क एंड ही विल टॉक टू द मैनेजर ऑफ द बैंक दैट काइंडली प्रोवाइड हिम 5,000 rupees as an overdraft facility. So bank will check his security or let's say his account that whether there is any default or not, and after that they will allow 5,000 rupees from their part. So this
extra 5,000 rupees which bank is providing, that amount is actually overdraft, and this whole facility is known as overdraft facility. I hope this is clear. मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि मिस्टर एक्स के पास लेट्स से 10,000 रुपीज उनके अकाउंट में था। जब वो एक काम के लिए गए वहां पे उनको 15,000 की जरूरत पड़ी, तो क्योंकि 5,000 रुपये यहाँ पर कम था तो उन्होंने बैंक के पास जाकर उन्होंने कहा कि मुझे 5,000 रुपये का आप एक्स्ट्रा अमाउंट सैंक्शन कर दीजिए। ये लोन नहीं है, माइंड यू स्टूडेंट, दिस इज नॉट द लोन। ये उन्होंने कहा कि मुझे फॉर एन इंस्टेंस आप 5,000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा दे दीजिए। बैंक ने उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए, उनका अकाउंट चेक किया, whether there is some default or not, then bank has granted 5,000 rupees from their part. तो ये जो 5,000 रुपये उन्होंने दिया, बैंक ने दिया, that is an overdraft facility, और ये पूरा ओवरड्राफ्ट फंक्शन आता है बैंक का। बैंक ये सबके लिए नहीं करता, कुछ प्रिविलेज कस्टमर्स होते हैं, मे बी उनका वहां पर अकाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा है, एज इन ह्यूज ट्रांजैक्शंस होता है, दैट्स व्हाई दे आर गिविंग, और दे हैव ऑप्टेड फॉर दिस फैसिलिटी। सो this is what overdraft facility is all about. So the second one is purchase and sell of securities. Students, एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे जब भी हम लोग सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं वो हमेशा फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही होगा। हो सकता है आपको किसी बुक में सिर्फ सिक्योरिटी मिलाए या सिक्योरिटी दिखे, तो आप ये मत सोचिएगा कि ऐसा कोई अलग तरीके का सिक्योरिटी है। यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलरली फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में ही बात कर रहे हैं। सो बैंक कैसे डील करता है इसमें? बैंक क्या करता है, बैंक अपने कस्टमर्स से पूछता है दैट वेदर दे वांट टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट और इन म्यूचुअल फंड्स और इन लेट्स से अदर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। If the customer has said yes to that, then what they do is they suggest that these securities are performing good in the market and these are bad, and if customer agreed, then they sell or purchase these bonds on their behalf. So bank ये भी एक काम करता है under secondary functions. So एक चीज फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिक्योरिटीज मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ही होती है और किसी तरीके की सिक्योरिटीज बैंक डील नहीं करता। Next comes the locker facility. Now, what is this locker facility? Bank will provide their customer some lockers, जहां पर वो लोग अपने valuables को रख सकते हैं। Now, locker facility again won't come directly with the other functions of the bank. If customer has opted for this locker facility, then only bank will give some locker facility to the customer. Again, for this facility they will charge some amount, obviously annually or half yearly, that depends on the bank condition. Now locker facility, you can obviously keep your valuables. Now here valuable can be anything, anything means anything, jewelry, bonds, प्रॉपर्टी पेपर्स, कोई भी सामान जो आप वहां पे रख सकते हैं आप वहां पे रखिए। बैंक गारंटी लेता है कि वो सेफ रहेगा और वो उनके पास अंडर द लॉकर फैसिलिटीज वो रखा रहेगा और जब भी आप चाहें जाकर अपनी चीजें लॉकर से निकाल सकते हैं। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट लॉकर फैसिलिटी। रिमेंबर स्टूडेंट्स दैट all these secondary functions comes with some charges. Bank always charge for these secondary functions. बैंक आपको ये आपके फ्री में कोई यहाँ पे फंक्शंस नहीं होता है। बैंक के कुछ मिनिमम चार्जेस होते हैं जो कि वो चार्ज करता है, मे बी क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली। So all those secondary functions which I have already mentioned, for that bank will charge some amount from their account holders and maybe from directली deducted from their account. तो ये आपके secondary functions हैं। इसके बाद एक छोटा सा जो आपके चीजें आती हैं functions के heading में, वो है आपका auxiliary functions. Now auxiliary functions are many. Remember students, auxiliary functions बहुत सारे हो सकते हैं, from issuing ATMs, let's say from issuing passbook, for printing of passbook, anything and everything which you can see in the bank comes under auxiliary functions. So again, I am telling you the sequence.
if an examiner is asking about the functions of bank, first comes the primary, then comes the secondary, and lastly is the auxiliary functions. Auxiliary functions वो सारे functions होते हैं जो कि बैंक अपने कस्टमर को फील गुड या उसके काम के लिए, उसके स्मूथनिंग फंक्शनिंग के लिए प्रोवाइड करता है. अगेन auxiliary functions के लिए भी बैंक will charge some amount. So let's say from printing a passbook, issuing of passbook, issuing of ATM cards, issuing of debit cards, any telecaller services, any SMS services, anything and everything, as I said, internet banking also, anything and everything, as I said, will come under auxiliary functions, and obviously that is chargeable. So functions में आपका पहला आया primary, दूसरा आया secondary, and the last one is auxiliary. These are the functions of bank. अच्छा, तब से हम लोग banks and banks, I am dealing with the banks, I am just saying that बैंक ने ये किया है, बैंक ने वो किया है, लेकिन I have not mentioned which bank. Is it RBI or SBI or HDFC? So next हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे types of bank. So from the beginning I was explaining and describing the functions of bank, but never said that which type of bank. So let's start with the types. सबसे इजी गोइंग या लेट्स से जो हमारे नेबरहुड में आपको मिलेगा, एक कॉमन मार्केट प्लेस में आपको जो बैंक मिलेगा, विच इज़ वेरी कॉमन देयर इन योर लोकल एरिया, लोकल मार्केट, एंड वेयर योर पेरेंट्स और यू योरसेल्फ आप जाते हो, जो वो वाला बैंक है उसको हम लोग कहते हैं कमर्शियल बैंक्स. सो सपोज यू हैव एन अकाउंट इन SBI, तो SBI भी आपका कमर्शियल बैंक में आता है. सपोज आपके पेरेंट्स के पास HDFC का अकाउंट है, तो HDFC भी आपका कमर्शियल बैंक में ही आता है. सो एनी बैंक which is there in your local area and you are dealing, those banks will come under commercial banks. Remember students, public dealing, public मतलब we, public dealing हमेशा commercial banks में होती है, and any and every type of bank comes under commercial banks. Next comes the central bank. I hope you remember that when I was explaining the meaning of banks, there I said that with the help of government and associated with RBI, हम लोग banks का formation करते हैं. So central bank is that bank. Central bank क्या है? Central bank आपका apex institution है of financial sector. जब भी आपको apex वर्ड सुनाई दे, do remember apex means the foremost one, the superior one. There is no other institution above central bank. Okay, so in India we have RBI, Reserve Bank of India. What I meant that above RBI there is no bank, there is only Ministry of Finance, which deals with, or let's say formulates the policies, rules and regulations of financial sector. So RBI is the apex institution and commercial banks comes under RBI. So कोई सा भी rule regulation banking sector में बन रहा है, आप लोग ये याद रखिएगा, those rules and regulations are being formulated by RBI itself, obviously with the consent of central government of India. So central bank is the only bank. Central bank के कोई आपके types नहीं होते. Central bank is the only bank of any country which deals with the. अब यहाँ पर एक tricky question है. Central bank क्या deal करता है? Central bank deal करता है government's financial need. Just like we, public, deals with commercial banks for our financial need, government's financial need is being discussed or let's say look after by Central Bank of India, that is RBI. So आपका commercial bank and central bank ये दो major हैं. Obviously central bank का कोई और type नहीं होता. We have RBI and commercial banks में थोड़े अलग-अलग types आते हैं. Another type of commercial bank is RRB.
Now, what is RRB? RRB is actually a specialized bank. And what is a specialized bank? Specialized bank, the functioning or let's say the area is mentioned or let's say specified by either RBI or Government of India. In case of RRB, this is regional rural banks. So their functioning is strictly with the rural areas. They won't function in urban areas. वो हमेशा rural areas पे ही काम करेंगे. Another type of this is LDB, Land Development Banks. So there, this bank obviously will deal with the development functioning of land only. ये और किसी तरीके से काम नहीं करेगा. तो ये देखिए स्टूडेंट्स कि एक तरफ RRB है जहाँ पे उनका लोकेशन फिक्स्ड है, दैट इज रूरल एरियाज, और दूसरा दैट इज लैंड डेवलपमेंट बैंक्स जिसकी फंक्शनिंग फिक्स्ड है, दैट दे विल डील विद ओनली द डेवलपमेंट functions or let's say policies or loans which is related to land only. So specialized banks, under specialized banks we have RRBs and LDBs. In some books, on the basis of ownership, you have private banks, public banks and foreign banks. Now, as per the name, private banks, the stakeholders or the percentage is mostly with private individuals, so they own the bank, but obviously governed by the rules of RBI. Public banks are being owned by government. The major stakeholder is the government here, and foreign banks, that is any bank whose let's say the formation is being done outside India but they are operating in India, will come under foreign banks. So under ownership we have private banks, public banks and foreign banks. Types आपका यहीं तक था. अगेन मैं रिपीट कर दूं, टाइप्स में मेजरली आता है आपका कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक एक ही तरीके का होता है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन केस ऑफ इंडिया. कमर्शियल बैंक्स विच इज योर लोकल बैंक, जो कि आपके लोकल एरिया में या लेट्स से जहां पर आप डील करते हैं, दैट इज वी द पब्लिक. Central bank is obviously for the government and it is not meant for us. We can't deal in central bank or let's say RBI. एक जो आपको अलग से मिलेगा that is specialized banks. Here we have studied RRBs and LDB. RRBs regional rural banks, LDB land development banks. ये दोनों आपके एक specialized या specific function के लिए फॉर्म होते हैं. Next comes your ownership. Ownership में हम लोगों को मिलता है private, public and foreign. If the major stakes are with the private individual, then we have private banks. If the major stakes are with the government, then it is obviously a public bank. And lastly, foreign, जो कि बाहर incorporated हुआ है but functioning or working in India. So this is all about the types of bank and we have completed the functions of bank. So student, this is all about today's lecture. Thank you.